हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम केमिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन से। 7th क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। फर्स्ट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकेंड, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। थर्ड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों ही 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। अब देखिए ये बनती कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 लेयर हैं। फर्स्ट लेयर तो जिसमें हमको लाइट रेड कलर के स्फेयर्स दिख रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर है हमारी। ठीक है, और उसके ऊपर डार्क आपको रेड कलर के स्फेयर्स दिख रहे होंगे, ये सेकेंड लेयर है। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट लेयर है ना, ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि 2 डायमेंशनल HCP बनती कैसे है। तो 2 डायमेंशनल HCP है, उसमें क्या करना होता है, पहले तो हमें स्फेयर्स फर्स्ट रो में तो सिंपल है, देन सेकेंड रो में क्या करना पड़ता है, ये जो इन दोनों का डिप्रेशन है ना, वहाँ पे हमें स्फेयर को रखना पड़ता है। ठीक है, सेम ऐसी इसमें भी, देन यहाँ तक हम ऐसे करेंगे। फिर क्या होगा, जैसा हमने फर्स्ट में अरेंज किया है वैसी थर्ड रो में भी अरेंज करेंगे, तो ये ए बी टाइप की बनती है। मैं बात कर रही हूँ 2 डायमेंशन HCP, मतलब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। ठीक है, अब ये तो बात थी फर्स्ट लेयर की। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक सेकेंड लेयर रखनी है। जो आपको डार्क रेड स्फेयर्स दिख रहे होंगे वो सेकेंड लेयर के स्फेयर्स हैं। ठीक है, तो इनको कैसे रखेंगे, जो इन दोनों का डिप्रेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपना सेकेंड लेयर का स्फेयर रखेंगे। देखिए सब जगह ऐसे किया गया है, इन दोनों का जो डिप्रेशन है यहाँ पे स्फेयर रखा गया है। वैसे ही इन दोनों का जो डिप्रेशन है यहाँ पे स्फेयर रखा गया है, इन दोनों का जो डिप्रेशन है यहाँ पे स्फेयर रखा गया है। ठीक है, तो हमें सेकेंड लेयर ऐसे रखनी है। ठीक, अब देखिए हो क्या रहा है, अगर हम ऐसा अरेंज कर रहे हैं ना, तो हमें 2 टाइप के वॉइड्स मिल रहे हैं। वॉइड्स मतलब जो एम्प्टी स्पेस बच जाता है, जो थोड़ा बहुत स्पेस दिख रहा है ना आपको 2 लेयर की, 2 मतलब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ आपको। देखिए मैंने 3 स्फीयर्स ऐसे अरेंज किए ना, तो यहाँ पर जो ये खाली जगह बच गई, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। तो इस केस में हमें 2 टाइप के वॉइड्स दिख रहे हैं, एक तो है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, देखो जहाँ पे टी 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 लिखा है वो है, उसका मतलब है वो टेट्राहेड्रल वॉइड को डिनोट कर रहा है, और जहाँ पे ओ लिखा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिनोट कर रहा है। तो देख समझते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ठीक, अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, अगर इसके जो वॉइड है, ठीक है, इसका जो वॉइड है, इसके जस्ट ऊपर अगर एक सेकेंड लेयर का स्फेयर आ जाता है, तो यहाँ पर जो वॉइड बनता है वो कौन सा होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फेयर्स थे और उसके ऊपर सेकेंड लेयर का एक स्फेयर आ जाता है उसके वॉइड के ऊपर। हाँ, तो तब क्या बन जाता है हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट लेयर है ना, जो आपको लाइट रेड कलर से स्फेयर दिख रहा है, और जो ये आपको 3 स्फेयर दिख रहे हैं सेकेंड लेयर के, तो इसके वॉइड के नीचे क्या रखा है, फर्स्ट लेयर का स्फेयर आ रखा है। मैंने आपको इसका जस्ट रिवर्स बताया। इसमें क्या हो रखा है, इसमें क्या हो रखा है कि जो 3 स्फेयर ऊपर वाली लेयर के हैं और जो इनकी वॉइड को कवर कर रहा है वो स्फेयर कौन सा है, फर्स्ट लेयर का है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे। जहाँ पे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहे हैं वहाँ पे सेम यही केस हो रहा है, आप देख लीजिएगा फिगर में। अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ठीक है, अब देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं। यहाँ पर क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। देखो 1 2 3 जो ये हैं स्फेयर्स, ये फर्स्ट लेयर के हैं। ठीक है, और इनके बीच में एक वॉइड होगा यहाँ पर। अब ये जो 3 स्फेयर्स हैं ये सेकेंड लेयर के हैं, यही है ना, जो ये जो आपको डार्क कलर से दिख रहे हैं ये 3 स्फेयर्स सेकेंड लेयर के हैं, और जो आपको लाइट कलर से दिख रहे हैं ये 3 स्फेयर्स क्या हैं, फर्स्ट लेयर के हैं। ठीक है, तो अगर ये जो
वॉइड्स दिख रहे हैं ना आपको, ये फर्स्ट लेयर का वॉइड पीछे है और सेकेंड लेयर का वॉइड उसके ऊपर है। क्योंकि ये 3D फिगर है तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। अब क्या है कि अगर जो ये वॉइड दिख रहा है ना आपको फर्स्ट लेयर का, वो क्या होगा, उसके अबव आ जाए, दूसरी वाली लेयर का जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके अबव आ जाए तो क्या बन जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाता है। ठीक है, और ये ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे। जो हमारा फर्स्ट वॉइड है ना ट्रायंगुलर वॉइड, देखिए जैसे ये है, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, हमारा एक और वॉइड आ रहा है। देखिए ये सेकंड लेयर का है, ये यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, अब ये जो वॉइड्स होते हैं, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब ये तो हमारी थी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर की बात, इनके बाद एक थर्ड लेयर और आती है। ठीक है, तो बात करते हैं उसकी। अब अगर हमें थर्ड लेयर रखनी है तो थर्ड लेयर में अगर हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक है, अगर हम थर्ड लेयर रखते हैं और जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कवर हो जाएं, तो हमें कैसा पैटर्न मिलता है, HCP पैटर्न मिलता है या HCP क्लोज पैकिंग मिलती है। ठीक है, और अगर हम थर्ड लेयर रखते हैं और हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, तो हमें कैसा पैटर्न मिलता है, CCP या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। देख लीजिए ये वाले फिगर में, ये है हमारा HCP क्लोज पैकिंग। इसमें पैटर्न आता है AB टाइप, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसा आता है, ABC टाइप। ठीक है, तो इसमें जो वॉइड्स हेक्सागोनल में क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किस में कवर होते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। ठीक है, और HCP को हम क्या बोलते हैं, AB टाइप क्लोज पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या बोलते हैं, ABC टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब रही बात कि इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब ये 12 स्फेयर से सराउंड होते हैं। ठीक है, 12 और स्फेयर्स, मतलब जो इनके अलावा छोड़ के 12 स्फेयर्स और होते हैं जिनसे ये सराउंड होते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो हमें डिस्टिंग्विश करना है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में। तो जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये है क्रिस्टल लैटिस की इमेज। ठीक है, ये पूरी इमेज उसी की है। और क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, एक सिमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। तो ये बनता कैसे है, देखिए ये एक यूनिट सेल है, आपको जो ये क्यूब दिख रहा है ये एक यूनिट सेल है। अगर हम ऐसे ही यूनिट सेल इसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह रख देंगे तो एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या होता है क्रिस्टल लैटिस, जो क्या होता है 3D अरेंजमेंट होता है। अब बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है, देखिए एक हम बना रहे हैं यहाँ पे क्यूब। तो अगर इस क्यूब के हम राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, अबव बिलो सब जगह सिमिलर क्यूब रख देंगे तो ये क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा यूनिट सेल होता है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स मतलब एज लेंथ, जिसको हम एक्सियल डिस्टेंसेस बोलते हैं, और एक्सियल एंगल्स भी होते हैं। तो देखिए क्या होते हैं वो, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस C, यानी कि लेंथ A हो गई, ब्रेथ B हो गई, और C क्या हो गई, हाइट। ठीक है, ये तो हो गई हमारे एक्सियल डिस्टेंसेस या फिर एज लेंथ। अब पैरामीटर, एक और पैरामीटर होता है, वो होता है एक्सियल एंगल्स। ठीक है, और 3 एक्सियल एंगल्स होते हैं जिनको डिनोट करते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा से। ठीक, अब जो A और C के बीच में, जो एज लेंथ A और C के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है बीटा। ठीक, और जो
एच लेंथ ए और बी के बीच में जो बनेगा वो होता है गामा। अब बचे हुए क्या हैं, बी और सी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है अल्फा। ठीक, तो टोटल कितने हो गए 6, एक तो हो गए ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो ये तो बात थी क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल की। थर्ड पार्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, तो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते कैसे हैं ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स हैं, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जितने हमारे क्लोज पैक स्फीयर्स होते हैं उतने ही हमारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी बनते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतने ही बनते हैं। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइम्स ऑफ n, या फिर बोल सकते हैं 2n। तो ये क्या हो गए हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स हैं तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे n, बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे ट्वाइस ऑफ n। और ये जो है इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होगी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस? फर्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सेकेंड फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, थर्ड बॉडी सेंटर्ड। तो हमें बताना है जो गिवन ये 3 लैटिस हैं इनमें लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लैटिस पॉइंट होते क्या है। लैटिस पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर या तो एटम या तो मॉलिक्यूल या फिर कोई आयन या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है या मिलता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम FCC भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर से समझाती हूँ कि ये इसमें कितने लैटिस पॉइंट होंगे। ठीक, तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया। अब देखिए इसके 8 कॉर्नर्स होंगे तो 8 लैटिस पॉइंट तो ये हो गए। और एक जैसे इसका नाम है फेस, तो एक क्यूब में कितनी फेस होती हैं, 6, तो 6 फेसेस में प्रेजेंट होंगे। एक तो टॉप बॉटम, ये लेफ्ट ये राइट, और एक ये पीछे होती है और एक आगे वाली फेस। ठीक, तो टोटल कितनी फेस हो गई 6। तो कितने लैटिस पॉइंट होंगे 8, तो हमारे कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे, प्लस 6 कहाँ पे होंगे फेसेस पे। तो टोटल कितने हो गए 14 लैटिस पॉइंट हो गए किसमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। सेकेंड पार्ट है फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल। ठीक है, तो फेस सेंटर टेट्रागोनल में भी कितने लैटिस पॉइंट होते हैं 14, 8 कॉर्नर्स सेम इसी की तरह, एंड 6 एट फेसेस। ठीक, टोटल कितने हो गए 14। बस फिगर्स का थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है। इससे डिफरेंट मतलब इसमें जो हाइट होती है वो क्या होती है, थोड़ी और ज़्यादा होती है इन केस ऑफ टेट्रागोनल। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर इज़ बॉडी सेंटर्ड। तो इसको भी हम पहले फिगर से ही समझेंगे कैसे होगा। तो देखिए अगेन हमने क्यूब बना दिया, तो 8 तो हमारे कहाँ होंगे कॉर्नर्स पे। ठीक, 8 लैटिस पॉइंट तो हमारे कहाँ पे हो जाएंगे कॉर्नर्स पे। और देखो उसका नेम क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉडी सेंटर। तो एक कहाँ होगा बॉडी के सेंटर में। टोटल कितने हो गए 9। तो हम लिख सकते हैं 8 एट कॉर्नर्स प्लस 1 एट बॉडी सेंटर। टोटल कितने हो गए 9। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए कितने लैटिस पॉइंट है 14, सेकेंड वाले के लिए भी 14 और लास्ट वाले के लिए 9। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन फर्स्ट द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल्स। सेकेंड, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या बताना है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस किसके बीच में, मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल के बीच में। तो चलिए यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में मेटेलिक क्रिस्टल लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड में आयनिक क्रिस्टल लिख लेते हैं। पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, देन हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों में ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, चाहे वो मेटेलिक क्रिस्टल हो चाहे वो आयनिक क्रिस्टल हो। बट मेटेलिक क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में होता है, मेटल और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और आयनिक क्रिस्टल में किसके बीच में होगा, कैटायंस एंड एनायंस के बीच में, या बोल सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, ठीक। और दोनों का ही क्या होता है, मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल का हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका भी हाई होता है और आयनिक क्रिस्टल का भी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जो मेन डिफरेंस होता है मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल में वो ये है कि जो मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं ये कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और मॉल्टन स्टेट में भी। बट जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं ये कंडक्टर्स नहीं होते सॉलिड स्टेट में, बट मॉल्टन या फिर हम बोल सकते हैं एक्वस स्टेट में ये कंडक्टर्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, कंडक्टर्स in solid as well as molten state, not a conductor in solid state but shows conductivity in molten और एक्वस स्टेट, ठीक है। तो ये सिमिलैरिटीज़ भी हो गई और डिफरेंसेस भी हो गए। सेकेंड पार्ट है, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों आयनिक सॉलिड्स हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस। आयंस मीन्स यहाँ पर कैटायंस एंड एनायन, एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। और ये दोनों आयन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी वजह से जो कैटायंस हैं और एनायंस है ये क्या रहते हैं, अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं। इसी वजह से आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।